Hello friends, how are you all? I'm Dr. Barkha Gupta from Management Mantra. Welcome to my channel. एंड जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कंपनसेशन मैनेजमेंट पर, आज उसका लेक्चर 4 है, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। कि क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट बनता है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारा ये हमारा लेक्चर है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइडेड कर दूंगी, तो आप उन पर जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी HRM के अगर कोई और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नया वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, वैसे तो हम कंपनसेशन मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी सारा कुछ बता चुके हैं, बट जब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक बेस क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि कंपनसेशन क्या होता है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट डिज़ाइन किया गया है, एक कंपनसेशन पैकेज को डिज़ाइन करता है ये। वो कंपनसेशन पैकेजेस जो होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब आपकी वर्क परफॉर्मेंस आप एक्सचेंज करते हो कंपनी के साथ में, तो उसके एवज में कंपनी आपको जो कंपनसेशन पैकेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द कंपनसेशन मैनेजमेंट। कि किस तरह से आपको कंपनसेशन पैकेज मिलता है, और यही कंपनसेशन पैकेज में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ ये वर्ड मेंशन है, दैट इज़ द टोटल कंपनसेशन पैकेज। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, वही इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये कंपनसेशन पैकेज आपको क्यों मिल रहा है? एक्सचेंज ऑफ योर या एम्प्लॉयज़ वर्क परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो कंपनसेशन पैकेज होता है या कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय एज वेल एज इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशंस के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट, टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। मोटिवेटिंग टैलेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जो हमारे टैलेंट है यानी कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। एज वेल एज सही तरीके से सही जगह पर हमारा पैसा खर्च हो, उसके लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसके लिए कंपनसेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टोटल कंपनसेशन पैकेजेस में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अब हम आगे देखें। चलिए, एक छोटी सी डेफिनेशंस है जो कंपोजिशंस के रिगार्डिंग बताई गई है। लाइक क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कंपनसेशंस में, ये बताया गया है। अकॉर्डिंग टू थॉमस इन 1988, according to Thomas Bergman at the 1988, compensation consists of the 4 distinct component। इन्होंने emphasize किया है 4 components को। They are the wages or salary first, second employees benefit, third non-recurring financial reward and non-pecuniary rewards। ये इन्होंने बताए हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट्स बताता है, लेकिन देखा जाए तो सबका सार एक ही है। किसी में कोई चीज़ ऊपर आ जाती है, किसी में कोई चीज़ ऊपर आ जाती है। कोई कहता है इसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेसिस पर डिवाइड किया गया है, कमीशन और फ्रिंज बेनिफिट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कोई कहता है इसे वेरिएबल पे और फिक्स पे के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है आपका, ये हमने 4 बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। ये है आपका बेस पे स्ट्रक्चर, जिसे हम फिक्स्ड कंपोनेंट्स भी कह रहे हैं, ठीक है। बेस पे स्ट्रक्चर, जो बेस हमारा रखा गया है किसी भी हमारा जो कंपनसेशन मैनेजमेंट का जो बेस है, कंपनसेशन पैकेज तैयार करने का जो बेस है, दैट इज़ द बेस पे स्ट्रक्चर। तो वो हमारा फिक्स्ड कंपोनेंट। इसके अलावा वेरिएबल पे प्रोग्राम्स भी हैं, जो उसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स हमारे आए हैं वो। थर्ड है आपका बेनिफिट्स एंड फोर्थ इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेस पे स्ट्रक्चर। बेस पे स्ट्रक्चर, आप नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, बेस जो हमारा है, जो हमें बेस मिल रहा है, जो बेसिक पे मिल रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक कंपोनेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो पहला कंपोनेंट है, दैट इज़ द बेसिक कंपोनेंट, जिसे हम बेस पे भी कहते हैं। बेस पे आपको भी पता है, जनरली बेस पे जो होता है, एक तरह से हमारी जो सैलरी होती है वो डिवाइडेड होती है फ्यू परसेंटेज में। अब मान लीजिए हमारा जो बेस पे है, ये हमारा है 40%, ठीक है। ये हमारा है 40%, जो कि हमारी बेसिक सैलरी है।
ये बेस पे दैट इज़ दी बेसिक सैलरी, दैट इज़ दी 40%। और इसका जो बाकी का जो हमारी सैलरी का जो अदर पार्ट होता है दैट इज़ द 60%। वो जो 60% होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स है, लेट्स सी। फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका, मतलब इसी में नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ दी HRA, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको भी पता है, कंपनी अगर कंपनी क्वार्टर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाती है तो वो हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डिसाइडेड अमाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें देना पड़ता है। मिनिमम तो देना ही पड़ता है, लेकिन कंपनी चाहे तो उससे ज़्यादा वो पे कर सकती है। और ये भी ग्रेडिंग के बेस पर है, जिसका जितना ग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग उसे उतना हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइडेड होता है। एज वेल एज एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जब हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड होता है उस टाइम पर ये ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपना हाउस रेंट का जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट उसे संभाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि वो रिसिप्ट उसे सबमिट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशंस में। जब वो हाउस रेंट अलाउंस अगर बेयर कर रहा है तो उसका प्रूफ उसे देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है इसी में जो हमारा 60% तो हमने कह दिया हमारी बेसिक पे है, 60% हमारी बेसिक पे है। तो जो 60% के बाद जो नेक्स्ट हमारा 40% हमारी बेसिक पे है, तो 60% के बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा है इसमें डिवाइडेशन है वो है हमारा DNS अलाउंस का। DNS अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी इंक्रीज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग DNS अलाउंस भी हमारा बढ़ता जाता है, जो कंपनी की तरफ से कंटिन्यू बढ़ता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे कि LTA भी कहा जाता है। तो LTA बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू दी एनी ऑफ द रिसोर्सेज, किसी भी तरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल आपका लीव में काउंट नहीं होगा, उसका भी आपको एक तरह से पैसा मिलता है। आने जाने का आपका जो समय जा रहा है वो भी आपकी वर्किंग में इंक्लूड होता है। ये होता है आपका लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, उसकी साइट्स है डिफरेंट जगह पर, कोई साइट उसकी बेंगलोर में है, कोई साइट उसकी चेन्नई में है, तो आपको यहाँ से वहाँ जाना तो पड़ेगा ही। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात की जा रही है। इसके अलावा आपको मोबाइल एक्सपेंसेस भी प्रोवाइडेड होते हैं आपकी। सेकंड आता है आपका वेरिएबल पे प्रोग्राम कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जैसे फर्स्ट आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल पे प्रोग्राम्स की अगर बात की जा रही है तो ये वेरिएबल पे प्रोग्राम जनरली सेल्स और नॉन सेल्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड भी हो सकते हैं। आप भी जानते हो ऑर्गेनाइजेशंस में जो सेल्स कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेरिएबल पे प्लान्स हैं वो हम अपने सेल्स के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं और नॉन सेल्स पर्सनस के लिए भी देख रहे हैं। जो सेल्स वाले पर्सनस हैं, पहले मैं उनकी बात बताती हूँ आपको। दोज पर्सनस हु आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स, अगर वो सेल्स की फील्ड में है, इन दैट केस उनका ये डिसाइडेड होता है कि उनको कुछ सैलरी तो गिवन रहती है। ठीक है, उनको कुछ सैलरी तो गिवन रहती है। मान लीजिए 60% सैलरी जो है वो उनकी फ़िक्स सैलरी है, 60% सैलरी उनकी फ़िक्स सैलरी रहेगी, बट 40% जो उनकी सैलरी होगी वो उनकी होगी वेरिएबल सैलरी। वेरिएबल सैलरी इन द सेंस कि वो उनकी टारगेट बेस्ड सैलरी होगी, जितना वो टारगेट अचीव कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको वो सैलरी मिलेगी। अगर उन्होंने 10% टारगेट अचीव किया होगा तो 10% मिलेगी। मतलब इस 60 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये 60 तो उनकी फिक्स है जो उनको मिल गई है, लेकिन जो 40 है वो टारगेट बेस्ड उनकी रहेगी। स्पेशली फॉर द सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन के साथ ये होता है। वो सेल्स उनका हो सकता है कि मार्केट टेरिटरी के बेस पर हो, रेवेन्यू बेस पर हो, या प्रोडक्ट बेस पर हो, या प्रॉफिटेबिलिटी बेस पर हो, वो किसी भी बेस पर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस फील्ड को बिलोंग कर रहा है या उसकी कंपनी का क्राइटेरिया क्या है। तो कंपनी के क्राइटेरिया के बेसिस पर उसकी सैलरी 60-40% के बेस पर डिवाइडेड रहती है ना। और उसका जो 40% सैलरी, मोस्टली 40% सैलरी जो रहती है उसकी, वो रहती है उसकी टारगेट बेस पर। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये 60-40 का बताया है उसी तरह से हो सकता है कोई कंपनी 70-30 का रेशो लेती हो, कोई कंपनी 50-50 का रेशो लेती हो। बट इन सभी केसेस में जो आपका जो लास्ट है, मतलब जैसे हमारा ये जो 40% आ गया, या किसी कंपनी का ये जो बेस है वो 30% है, किसी कंपनी में ये 50% है, ये टारगेट पर लिंक रहेगा। क्लियर? तो दिस इज़ फॉर दी सेल्स पर्सन जो सेल्स कर रहे हैं। अब आती है बात वेरिएबल्स पे प्लान्स फॉर द नॉन सेल्स पर्सन्स। वो पर्सन्स जो कि सेलिंग की फील्ड में नहीं है, उनके लिए ये क्या होगा?
उनके लिए भी क्राइटेरिया रहेगा कि उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंसेंटिव मिल रहा है। दे गेट द इंसेंटिव अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इन दैट केस कंपनी प्रोवाइड देम द इंसेंटिव्स, है ना। एज वेल एज कुछ अदर प्लान्स भी दे सकती है, लाइक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करवा सकती है। ये कुछ फैसिलिटीज़ भी कंपनी प्रोवाइड करवा सकती है एज अ इंसेंटिव फॉर द पर्सनस हु आर इन नॉन सेल्स। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो पोर्शन है, जैसे हमको पता है कि इनको जो इंसेंटिव मिलते हैं वो अच्छे खासे इंसेंटिव मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन सेल्स पर्सनस की, तो इनका जो इंसेंटिव होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। जो नॉन सेल्स वाले पर्सनस हैं उनकी तुलना में इनका इंसेंटिव जो होगा वो कम होगा, ठीक है। यस, अब आ जाइए कि कुछ और वेरिएबल्स पे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ये तो हमने डिवाइड कर दिया था सेल्स नॉन सेल्स के बेसिस पर। नाउ द वेरियस वेरिएबल्स पे कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज़ द बोनस। पहला पॉइंट आपका आ रहा है बोनस। बोनस आपको भी पता है फॉर दी सेल्स रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है आपका, उसके बेसिस पर, या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अचीव कर लेती है उसके बेसिस पर कंपनी बोनस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कमीशन। कमीशन भी कंपनी ही देती है। जैसे कंपनी को अगर जो टारगेट उसका है वो अचीव हो जाता है और जो सेल्स रेवेन्यू उसका है या जो उसका प्रॉफिट है वो अचीव हो जाता है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिस पर्सन्स की हेल्प से वो काम होता है तो वो उसको कमीशंस प्रोवाइड करवाती है। कमीशंस का भी डिपेंड करता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाह रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन्स का इंडिविजुअल हिसाब रहता है इसमें। अब नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड प्लान। मिक्स्ड प्लान क्या होता है? ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है पे एज वेल एज कमीशन का। मतलब जो पे आपको मिल रहा है वो पे तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या इंक्लूड हो गया है, इसमें आपका कमीशन इंक्लूड हो गया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। जब कंपनी अच्छा गेन करती है उस टाइम पर ही ये मिलता है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मिलें, इनमें से कोई एक चीज़ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेंटिव्स। इंसेंटिव आपको भी पता है, जो टारगेट बेस्ड जॉब होती है उसके लिए इंसेंटिव डिसाइडेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग विद दी फर्नीचर कंपनी, तो फर्नीचर कंपनी को ने आपको टारगेट दिया है कि मंथ का आपको आपके एरिया में 1 लाख का टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आप इस 1 लाख के टारगेट को अचीव कर लेते हैं, कितना टारगेट आपको बोला है उन्होंने? आपको बोला है उन्होंने 1 लाख का टारगेट। अगर आपने इस 1 लाख के टारगेट को अचीव कर लिया देन दे विल गिव यू 10% इंसेंटिव्स। 10% वो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने कह दिया है। अब इस केस में अच्छा कई जगह क्या होता है ना, सैलरी फिक्स होती है। आपकी जो भी सैलरी है, मान लीजिए सैलरी आपकी 40,000 है तो वो 40,000 सैलरी आपकी फ़िक्स है, ठीक है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं आपके सेल्स टारगेट के ऊपर। तो वो सेल्स टारगेट के ऊपर अच्छा खासा लोग इंसेंटिव कमा लेते हैं। कई बार तो सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव्स गेन कर लेते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है कि वो आपको कितना इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अच्छे प्लान, अच्छी कंपनीज अच्छा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट में क्या होता है कि कंपनी की अच्छी ग्रोथ के लिए, कंपनी की अच्छी तरक्की के लिए कंपनी क्या करती है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके बेटर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो प्रॉफिट का पार्ट देती है अपनी कंपनी में इंक्लूड रखने के लिए, ये फील कराने के लिए कि वो दे आर द पार्ट ऑफ कंपनी। दे प्रोवाइड फ्यू पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द एम्प्लॉय। तो दैट इज़ दी आपका यहाँ पर हो जाता है ये प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट। कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट को शेयर कर रही है। अब प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट के बाद नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ दी स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि कंपनी अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो कुछ पोर्शन अपने एम्प्लॉय का ऑफ़र करती है, जिससे कि वो फील करे कि ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट कंपनी और वो उसे अपनी कंपनी समझ के वर्क करे। इसमें कंपनी को बेनिफिट ये मिलता है कि कंपनी को रिलायबिलिटी मिल जाती है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है ना। और एम्प्लॉय को भी ये रहता है कि उसे जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है एज वेल एज उसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। थर्ड पोर्शन आता है आपका बेनिफिट, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है? तो फर्स्ट है आपका पे टाइम ऑफ। दैट मीन्स कि कहीं पर भी अगर पे टाइम ऑफ, जैसे पीटीओ भी कहा जाता है कि कभी अगर आपने छुट्टी ली हुई है, जल्दी घर जा रहे हो, तो उस केस पर भी आपका पे नहीं, मतलब कटता नहीं है पे, उसके लिए आपको पे किया जाता है। कई कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि वीक में 2 डेज़ आपको उन्होंने दिए हुए हैं कि यस आप अपनी कंपनी में 2 घंटा देरी से आ सकते हो या 2 घंटे देरी से जा सकते हो। ये उनके लिए एक बेनिफिट है। कंपनी के लिए
एक अच्छा है कि एम्प्लॉयज़ से खुश भी हैं और कंपनी एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यस कंपनी प्रोवाइडर्स दी बेनिफिट कि एटलीस्ट जब हमें ज़रूरत है हम 2 घंटे का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो दैट इज़ दी पेड टाइम ऑफ, उसमें कोई भी उनका पे नहीं कटता है। नेक्स्ट है आपका हॉलीडेज़ गवर्न बाय द लॉ। जो भी हॉलीडेज़ उन्होंने गेन किए हुए हैं वो हॉलीडेज़ उनको प्रॉपरली मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट है आपकी लीव्स। ये पेड टाइम ऑफ का ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जितने भी हॉलीडेज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, लीव्स भी मिल जाएगी, और फिर जैसा मैंने अभी एक जो बेनिफिट आपको बताया था वो भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो जो आपकी लीव है जो आपने गेन की हुई है वो लीव लाइक आपकी कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, प्रिविलेज लीव, वो सारी लीव्स आपकी हो गई। चाहे हॉलीडेज़ जो आपने गेन किए हुए हैं, आपने छुट्टी नहीं ली, आपने इकट्ठा छुट्टी ली हुई है, ठीक है ना। आपको भी पता है कैजुअल लीव मंथ में एक आपको मिलती है, लेकिन अगर इन केस अभी आप नहीं ले पाए आप इकट्ठा उनको ले सकते हो, या कुछ हॉलीडेज़ ऑलरेडी गवर्न होते हैं कि इतना आपको मिलना ही मिलना है तो वो आप एक साथ ले सकते हो, उसका आपको कोई भी पे नहीं कटता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस प्रोग्राम। इंश्योरेंस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो जनरली हम बात कर सकते हैं कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, कंपनी आपको फैमिली इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, इसके अलावा कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, तो दे आर दी स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय दी कंपनी, ठीक है। इसमें से कोई भी वो ले सकती है अकॉर्डिंग टू जो उनको सही लगता हो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ रहा है दैट इज़ दी सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस। अब सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस क्या हो रहा है कि कंपनी सोसाइटी मतलब उस पर्सन की सिक्योरिटी के लिए क्या अलाउंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो उसके यहाँ काम कर रहा है वो उसको एक तो प्रोविडेंट फंड का एक ऑफ़र देते हैं। प्रोविडेंट फंड में आपका क्या होता है, बेसिकली जो पर्सन है उसकी सैलरी का कुछ पोर्शंस काटा जाता है कंपनी के थ्रू, वो पीएफ अकाउंट में जाता है, और जब वो कंपनी अपनी छोड़ता है उस टाइम पर वो अमाउंट जितना अमाउंट उसने दिया है पीएफ के लिए काटा है उतना ही अमाउंट कंपनी अपनी तरफ से ऐड करती है और उस पर्सन्स को दे देती है। जस्ट फॉर द एग्जांपल मान लीजिए 100 रुपये उसकी सैलरी से कटे हुए हैं अगर पीएफ अकाउंट के लिए, तो वो 100 रुपये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे क्योंकि उसमें कंपनी अपनी तरफ से भी 100 रुपये मिलाती है, ठीक है। ये होता है आपका पीएफ का फ़ायदा। दैट मीन्स कि जब वो कंपनी छोड़ रहा है तो उस टाइम पर ही गेट दी डबल मनी, जो उसकी मनी कटी है उसका उसे डबल मनी मिल जाता है, तो वो पीएफ अकाउंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जैसे हमारा ये पीएफ है उसी तरह से एक पेंशन स्कीम्स भी होती है जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है अपनी तरफ से अपने उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके लिए काफ़ी सालों से वैल्यूएबल रहे हैं, तो पेंशन स्कीम भी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है आपकी कि जो जैसे पेंशन स्कीम्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी के लिए आपको ये भी एक तरह का आप कह सकते हो कि रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, या ये ज़रूरी नहीं है कि रिटायरमेंट बेनिफिट हो, आप इसका पहले भी यूज़ कर सकते हैं ये। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्रेजुटी आपको तभी मिलती है जब आप उस कंपनी में मिनिमम 5 इयर्स वर्क कर चुके होते हो। जब आप मिनिमम 5 इयर्स आपने अगर उसमें वर्क कर लिया है, दैट टाइम यू आर रिलायबल फॉर दी ग्रेजुटी। आप ग्रेजुटी के लिए रिलायबल हो जाते हो। आपको कंपनी अपनी तरफ से कुछ पोर्शन जो है वो ग्रेजुटी के लिए निकालती है और वो ग्रेजुटी आपको मिलता है, मतलब ग्रेजुटी में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। एक तरह से ये रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है और कंपनी के लिए आपने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बदले में कंपनी आपको ये ऑफ़र करती है। ये आपका पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत इसको बताया भी गया है, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर दी सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, ये भी इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है फ्रिंज बेनिफिट। ये भी आपका एक बेनिफिट है जो आपको मिलता है, जो कि नॉन कैश पेमेंट के रूप में भी हम जैसे कह सकते हैं, ठीक है, नॉन कैश पेमेंट। अब फ्रिंज बेनिफिट जो होता है ये जनरली कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो बेनिफिट है इसमें काफ़ी सारे चाइल्ड केयर बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पोजीशंस कंपनी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, लाइक कंपनी कार प्रोवाइड करवा रही है,
पेड वेकेशंस, मतलब आपको वेकेशंस भी मिल गई हैं लेकिन आपका पे भी नहीं कट रहा है, वो आपका मिल गया है। मेंबरशिप ऑफ सोशल एंड कल्चर क्लब्स जो कंपनीज़ की तरफ से बने हुए रहते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट्स के लिए टिकट्स और अलाउंसेस प्रोवाइड करवाती है फॉर आपके एक रिफ्रेशमेंट के लिए और आपकी कंपनी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए। इसके अलावा डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रही है, ट्रैवल टिकट्स डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है ट्रैवल्स टिकट्स पर, है ना, और फैमिली वेकेशंस का पैकेज प्रोवाइड कराती है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड कराती है जब आप उस कंपनी के लिए वफादार, मतलब एक तरह से आप उस कंपनी के पार्ट होते हो। तो दे आर दी फ्रिंज बेनिफिट दैट प्रोवाइडेड बाय दी कंपनी, ये भी एक अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा एक रिम्बर्समेंट, अगर आप कहीं गए हुए हो, आपका जो भी खर्चा आया है कंपनी उसे पे करती है, आपको बस उसके बिल शो करने पड़ते हैं, ठीक है, दैट इज़ द रिम्बर्समेंट। आता है फोर्थ वन, दैट इज़ द रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस। क्या कंपनी रिवॉर्ड दे रही है, क्या उसे रिकॉग्निशंस कर दे रही है, ये भी बहुत बड़ा एक फंडा होता है कंपनसेशन पैकेजेस के लिए, उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए। तो रिकॉग्निशंस ऑफ मेरिट थ्रू सर्टिफिकेट, मतलब उसे सर्टिफिकेट मिल रहा है उसकी अच्छी खासी पोजीशंस के लिए, उसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा एक रिसोर्स है ये, और कंपनी में ये यूज़ करती है। नेक्स्ट आपका आता है ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट मीन्स कि उसके पोटेंशियल और उसकी कैपेबिलिटी को देखकर कंपनी उसे कुछ न्यू चैलेंजेस प्रोवाइड करवा रही है, तो ये भी उस पर्सन्स के लिए एक अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नेक्स्ट आपका आ रहा है दैट इज़ दी प्रमोटिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टर्स। कंपनसेशन पैकेज में ही ये चीज़ें क्यों इंक्लूड की गई हैं? कंपनसेशन पैकेज में ये चीज़ें इसलिए इंक्लूड की गई हैं क्योंकि कंपनसेशन भी इन चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। अगर उसने इस चीज़ को कंप्लीट किया, लाइक अपनी चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने फेस की, जो आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो उसका अच्छा जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कंपनसेशन जो रहेगा वो एक तरह से जस्टिफाइड होगा, ठीक है ना, कि उसे इतना पैसा मिल रहा है तो उसने उसकी जगह पर ये वर्क भी किया है, ठीक है। तो प्रमोटिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को प्रमोट करना, जो भी उसने काम किया है उसके लिए उसे अवार्ड देना, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना, इस तरह के होते हैं, सेल्स टारगेट रिसीवर्स, तो उस तरह के आप अवार्ड्स प्रोवाइड होते हैं। कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस, किसी की अगर काफ़ी टाइम तक अगर उसे कंप्यूटर पर वर्क करना है या मशीन पर अगर उसका स्टैंडिंग वर्क है, तो अगर स्टैंडिंग वर्क वाला उसका काम रहता है तो उसको सिटिंग की उसका अरेंजमेंट भी होना कि जब वो थक जाए तो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। जिसका प्रॉपरली कंप्यूटर पर बैठने वाला काम है तो दैट मीन्स कि प्रोवाइड देम बेटर क्वालिटी टेबल एंड चेयर या सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कूलिंग हो, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना जिससे वर्कर्स को या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बेनिफिट ले सकें। इसके अलावा जॉब शेयरिंग और फ्लेक्सी टाइम, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो जॉब को शेयर कर सके, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू देम। एक ही से अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाइट ही शिफ्ट में काम किया जा रहा है, फ्लेक्सी टाइम शिफ्टेड जॉब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो प्रोवाइड करवाती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो दिस इज़ ऑल्सो दी पार्ट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। सो अभी हमने जो देखे ये सारे जो पार्ट्स हैं, दे आर दी कंपोनेंट्स ऑफ कंपन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दी टॉपिक कंपनसेशंस वेरी वेल। जो इसके कंपोनेंट जिनसे मिलकर ये बना हुआ है आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।